मेरी सेक्रेटरी और मैं भाग 7 ये कहानी का अंतिम भाग है। मैंने अलमारी खोल के खूबसूरत सी लाल रंग की चादर निकाल कर प्राची को उड़ा दी और उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया। मैंने खुद भी पैंट कोट नहीं पहना था, सफ़ेद रंग का कुर्ता पायजामा पहना था। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे कमरे से बाहर लाया। डैड बाहर लॉन्च में हमारा खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। मेरा और प्राची का हुलिया देखकर मेरे डैड का पारा हाई हुआ था। कहने लगे, क्या बनकर आए हो तुम, और बहू रानी के सर पर इतनी बड़ी चादर क्यों डाली हुई है। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी गैर की नज़र मेरी बीवी पर पड़े। कहने लगे, जो हमारा मजाक बनेगा। मैंने कहा, मजाक बनाने वालों का जवाब मैं खुद दूंगा, आप कोई जवाब मत दीजिएगा। उसके बाद मेरे डैड चुप हो गए और हम लोग होटल पहुँचे। वहाँ पर सभी लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया था और कुछ लोगों ने मेरे हुलिये को देखकर बातें भी बनाई थी, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आज के दिन इतने सिंपल कपड़े पहनूंगा। सब हम दोनों को ही देख रहे थे। सबके सामने मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर गया और उसको बिठाने में मदद की। मेरी कज़िन और प्राची की बेस्ट फ्रेंड पूजा मुझे देखकर फ़ौरन मेरे पास दौड़ी आई। कहने लगी, अच्छा अब समझ आया मुझे कि तुम फ़ोन पर इतने परेशान क्यों थे प्राची के लिए और उसे ढूंढ क्यों रहे थे। मैं उसको देखकर मुस्कुराया था। कहने लगी, लेकिन तुम्हारी कहानी कब शुरू हुई। मैंने कहा, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिर वो स्टेज पर प्राची के पास जाकर बैठ गई। मैं सब कुछ प्राची की पसंद के अकॉर्डिंग ही कर रहा था। मेरे मम्मी डैडी ने लेडीज़ और जेंट्स का इंतज़ाम तो अलग अलग नहीं किया था, लेकिन मैंने प्राची के चेहरे पे लंबा सा घूंघट कर दिया था ताकि उसको एम्बेरस फील ना हो। जब खाना खाने का टाइम हुआ तो मैंने पूजा से बोला कि प्राची को ब्राइडल रूम में ले जाओ ताकि वो सुकून से खाना खा सके। पूजा उसे ब्राइडल रूम में ले गई। कुछ ही देर में फंक्शन भी ख़त्म हो चुका था। जब हम वापस घर आए तो प्राची रूम में जा चुकी थी। मैं कुछ देर मम्मी पापा के पास बैठा बातें करता रहा। डैड कहने लगे, जाओ बेटा अपने रूम में जाओ, आराम करो, सुबह ऑफिस भी जाना है। रात ज़्यादा हो चुकी थी। मैं उठकर अपने रूम में चला गया। मैं रूम में गया तो वो हैरानी से मुझे देख रही थी, जैसे कि मेरे इस व्यवहार से उसको यकीन ही ना आ रहा हो। पहली बार उसने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई बहस नहीं की, बस चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने कहा, तुम चाहो तो चेंज कर सकती हो और आराम भी कर सकती हो। वो नज़रें चुरा कर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। इस बार उसने ज्वेलरी उतार के तरीके से दराज में रखी थी, फिर कपड़े बदल के आई, फिर बेड पर लेट गई। मेरी मम्मी की अपनी एक्टिविटी थी। मेरे पापा मम्मी दोनों इस बात पर नाराज़ तो थे, लेकिन प्राची को किसी ने कुछ नहीं कहा था। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। रात को जब वापस आया तो प्राची किचन में थी। मेरे पापा को देखकर फ़ौरन बाहर आई, सर पर दुपट्टा रखा और पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और अपने कमरे में चले गए। मैं जब अपने कमरे में गया तो कमरा पहले से काफ़ी अच्छा था। एक एक चीज़ तरीके से रखी हुई थी। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और खाना खाने के लिए बाहर आ गया। तब तक वो टेबल पर खाना लगा चुकी थी। शायद खाना उसने खुद बनाया था। मैंने अपना और प्राची का खाना एक ही प्लेट में डाला और आधी रोटी तोड़कर उसे पकड़ा दी, आधी मैं खुद खाने लगा। वो हैरान भी थी और नर्वस भी थी, लेकिन किसी काम को इनकार नहीं कर रही थी। मेरे साथ ही एक बर्तन में खाना खाने लगी। पहला बाइट खाते ही मैं समझ गया था कि आज के खाने का टेस्ट अलग है। खाना बावर्ची ने नहीं बल्कि प्राची ने ही बनाया है। मेरे पापा को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने पूछा कि खाना किसने बनाया है। प्राची ने धीरे से कहा, मैंने बनाया। कहने लगी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, लेकिन तुम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वो कहने लगी, मैं घर में वैसे भी बोर होती रहती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा, हाँ प्राची प्लीज़ तुम ही बनाया करो, क्योंकि बावर्ची के हाथ का खाना खा खा करके मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। खाना खाने के दौरान पानी का गिलास भरकर मैंने उसके पास रख दिया। मेरे एक एक अमल को वो ध्यान से देख रही थी, लेकिन चुप थी। वो खामोशी से मेरी हर बात को नोट कर रही थी। हमारे बीच 15 दिन ऐसे ही गुजर चुके थे, लेकिन बात नहीं हुई थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो मेरे छोटे मोटे काम खुद करने लगी थी, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता, जो जब भी उसे देखता था एक अजीब सी ज़िद शुरू कर देता था कि कब तक मेरे सब्र का इम्तिहान लोगे। मैं नहाकर जब बाहर आया
तो मेरे ऑफ़िस के कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। मैंने कपड़े पहन लिए। तभी मुझे एक शरारत सी सूझी। मैंने शर्ट का बटन तोड़ दिया और उसे पुकारने लगा। वो बाहर मेरा नाश्ता तैयार कर रही थी। फ़ौरन से अंदर आ गई। मैंने कहा, प्राची, ये बटन टूट गया। कहने लगी, अच्छा, मैं लगा देती हूँ। फिर उसने एक दराज से एक बॉक्स निकाला जिसमें सुई धागा रखा हुआ था। बटन लेकर मेरे पास आ गई और मेरे शर्ट पर बटन लगाने लगी। इस वक्त वो मेरे बेहद करीब थी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसको इतने करीब देखकर मेरी आंखों में खुमार सा आने लगा। उसके चेहरे पर बालों की लटें आ रही थीं। बड़ी हिम्मत करके मैंने उसके चेहरे से लट को अपनी उंगली से हटाया था। पहले वो बुरी तरह से घबराई, लेकिन मुझे रोका नहीं। ये देखकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई थी। बटन लगाने के बाद वापस रख कर चली गई। मैं नाश्ता करके ऑफ़िस चला गया। ऑफ़िस पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने प्राची को फ़ोन किया। पहली बेल पे ही उसने मेरा फ़ोन उठाया था। मैंने कहा, तुम बिज़ी तो नहीं थी? कहने लगी, नहीं, क्या काम है? मैंने कहा, आज भी अगर तुम्हारा मूड हो तो मेरे लिए मटर पनीर बना दो। कहने लगी, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, आज मैं वैसे भी भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, मैं ये नहीं खाता। कहने लगी, लेकिन मैं तो खाती हूँ ना। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं दिल में सोच रहा था कि शायद वो कुछ बदल गई है, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं हैरान हुआ था। जब रात को घर गया तो खाने में भिंडी की सब्ज़ी थी और साथ में मटर पनीर भी बना हुआ था। ये देखकर मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी, लेकिन मेरी प्लेट में भिंडी की सब्ज़ी डालकर आधी रोटी मुझे पकड़ाने लगी। मैंने चुपचाप पकड़ ली। कहने लगी, बहुत शौक़ है ना तुम्हें एक प्लेट में खाना खाने का, चलो शाबाश, खाना खाओ। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। भला ये कौन सा तरीका था? मैंने आज तक कभी भिंडी नहीं खाई थी। बहरहाल मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, ज़रा सी भिंडी ली रोटी के टुकड़े में और खा ली। अच्छी बनी थी, इतनी बुरी नहीं थी। यहाँ तक तो मैं समझ रहा था, लेकिन सामने मटर पनीर रखा हुआ था और मटर पनीर को देखकर भिंडी कहाँ किसी को अच्छी लगती है। मेरी मम्मी कहने लगी, अनंत, आज तुम मटर पनीर नहीं खाओगे? तुम्हें तो बहुत पसंद है। मैंने कहा, नहीं, आज मूड नहीं है, भिंडी बहुत मज़े की बनी है। मटर पनीर छोड़कर मैंने भिंडी के साथ ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद कुछ देर वॉक करके मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। वो कमरे में आई, कहने लगी, मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था, तुम चाहते तो मटर पनीर भी खा सकते थे। मैंने कहा, नहीं, मटर पनीर में वो बात नहीं है जो एक प्लेट में तुम्हारे साथ भिंडी खाने में है। कहने लगी, मेरी खातिर तुम अपनी पसंद बदल लोगे? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी खातिर मैं अपनी पसंद बदल लूँगा। कल भी वो ही बनाना जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारे साथ में खा लूँगा। वो हैरत से मुझे देखने लगी, फिर मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी, ये सब क्यों कर रहे हो? रिसेप्शन में तुमने मेरी वजह से अपने पापा को नाराज़ कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को कोई दूसरा मर्द देखे। तुम बनी थी, संवरी थी, तुमने श्रृंगार मेरे लिए किया था। फिर कोई तुम्हें उल्टी सीधी नज़रों से देखता तो मुझसे बर्दाश्त ना होता। प्राची, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, बहुत ख़ास हो। कहने लगी, तो तुमने मुझे इतने गौर से तो नहीं देखा था। मैं मुस्कुराने लगा। एक गहरी सांस ली, अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रख दिया। मैंने कहा, क्या करूं? मुझे अपनी बीवी के भाग जाने से डर लगता है। दिल तो चाह रहा था तुम्हें सामने बिठा के बड़ी फुर्सत से देखूं। 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं मैंने तुम्हें देखे बिना, लेकिन फिर तुमसे डर गया कि कहीं गुस्से में आकर मेरा गिरेबान ना पकड़ लो, कहीं मेरे पवित्र रिश्ते को गाली ना दे दो, ये ना कह दो कि तुम मुझसे हवस पूरी करना चाहते हो। मैं ऐसी गाली नहीं सुन सकता। मेरी बात से वो शर्मिंदा सी हुई। कहने लगी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। पहले मुझे लगता था कि शायद तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। मैंने कहा, तो अब क्या लगता है? कहने लगी, ड्रामा करने वाला रात को उठकर छुप छुप के नहीं रोता। मैंने कहा, अच्छा, तुमने कब देखा? कहने लगी, नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारी जासूसी कर लूँ। उसकी बात पर मैं हंसा था। मैंने कहा, हाँ, अच्छा, तुम्हें क्या लगा था मैं किसी दूसरे रूम में जाकर किसी और लड़की से फ़ोन पे फ्लर्ट कर रहा हूँ? कहने लगी, हाँ,
लगा तो ऐसा ही था। इसलिए आई थी कि तुम्हारी चोरी पकड़ सकूं। मैंने कहा, फिर पकड़ ली चोरी? मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, ठीक है, मैं बहुत बुरा इंसान था, तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा किया, लेकिन सच पूछो तो तुम्हारी संगत ने मुझे बदल के रख दिया। तुम्हारे साथ बिताए हुए चंद घंटे ने मुझे हर बुराई से दूर कर दिया। तुम्हें शायद यकीन ना आए, उस दिन के बाद मैंने कभी किसी लड़की के साथ कोई रात नहीं गुजारी। मैं लंदन चला गया था, मेरा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जल गई, मैं बेहोश हो चुका था, कोमा में जा चुका था। मेरे पेरेंट्स को यही खबर मिली कि गाड़ी के साथ साथ मैं भी जलकर मर गया। मेरे पापा को यह खबर सुनकर हार्ट अटैक आया था। मेरे पीछे कोई नहीं आया, किसी ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया, तो इसलिए तुम तक भी यही खबर पहुँची। वो कोई झूठ नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था। जब 2 महीने बाद मुझे होश आया, तब मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने आए। मैंने इंडिया आकर सबसे पहले तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। तुम्हारे पापा की डेथ की खबर मुझे उसी वक्त मिली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, शायद कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की, पता नहीं चला कब क्लब छोड़कर मंदिर जाने लगा। अपनी की गई गलती मुझे चैन नहीं लेने देती थी। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल मुझे याद आता था। कोई भी लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हर एक के चेहरे में तुम्हारा चेहरा ढूंढने की कोशिश करता। धीरे धीरे कब मैं सही रास्ते पे चलने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। जिस वक्त मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरे दिल में बस इसी बात का डर था कि कहीं तुम दूसरी जगह शादी ना कर लो, क्योंकि तुम्हें यही पता था कि मैं मर चुका हूँ और तुम आज़ाद थी। पंडित जी ने जब तुम्हारे लिए मुझसे पूछा तो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता था, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। लेकिन जब वो फ़ोन पर किसी और से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, तब मैंने उनके मुंह से तुम्हारा नाम सुना था। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। जब तुम्हें देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम्हारे सामने आने के लिए मैंने पंडित जी से मना किया था, क्योंकि मैं जानता था अगर तुम्हें पता चल जाता कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो इंसान मैं ही हूँ, तो तुम कभी भी हाँ ना करती। मैंने कहा, मेरी कही हुई हर बात सच है प्राची, चाहो तो भरोसा कर लो और चाहे तो यही सज़ा देती रहो जो दे रही हो। रोज़ रोज़ मुझे तड़पा कर शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। जब दिल भर जाए तो बता देना। न चाहते हुए भी अपने दिल का शिकवा मैं उससे कर बैठा था। बड़ी खामोशी से उसने मेरी सारी बातें सुनी थी। कुछ देर मैं उसे देखता रहा। वो अपनी उंगलियां चटका रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और सोफ़े पर जाकर लेट गया। लेकिन अगले दिन जब मैं खाना खाने के बाद वॉक करके अपने कमरे में गया, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। बहुत खूबसूरत से सूट में ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने लंबे घने बालों में कंघा कर रही थी। मैं तो आंखें झपकना ही भूल गया था। मुझे देखकर उसने नज़रें झुकाई थी। कहने लगी, मुझे ज़्यादा तैयार होना नहीं आता, बस इतना ही आता है। दरवाज़ा बंद करके धड़कते दिल के साथ मैं उसके पास पहुंचा था। मैंने कहा, बस इतनी सी तैयारी मुझे पागल कर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं तुमसे कुछ और भी सुनना चाहता हूँ प्राची। कहने लगी, जानती हूँ। फिर कहने लगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने खुद को बदला है। जिस अनंत वर्मा से मुझे नफ़रत थी वो तुम नहीं हो। मैंने कहा, और इस अनंत वर्मा से क्या है? कहने लगी, वो मैं नहीं बता सकती। मैंने शरारत भरे अंदाज में कहा, लेकिन मैं तो सुनना चाहता हूँ, मेरे कान तरस रहे हैं ये सब सुनने के लिए। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने बहुत करीब कर लिया। वो अपनी नज़रें झुका गई। उसके गाल शर्म से लाल हुए थे, जो उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे। कहने लगी, हर बात ज़ुबान से नहीं कही जाती। तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे काम करती हूँ, तुम्हें समझ जाना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो सुनना है। उसने माथे पर बल डालकर कहा, मैं तो नहीं कहूँगी। मैंने कहा, हाँ, आज तो कहना पड़ेगा मैडम। उसने आंखें बंद की और हिचकिचाते हुए कहा, अनंत, तुम मुझे अच्छे लगते हो। पता नहीं क्यों उसके इजहार पर मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा, सारी ज़िंदगी तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के लड़ती रही हो, आज प्यार का इजहार करने का टाइम आया
तो आंखें बंद कर लीं। मेरी आंखों में आंखें डालो और फिर कहो। कहने लगी, मुझे शर्म आ रही है। ओह मैडम, ऐसा नहीं चलेगा। शर्म बाहर वालों के लिए होती है, पति के लिए नहीं। जैसे आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकियां देती आई हो, ऐसे ही मुझे आई लव यू अनंत बोलो। दिल ये सुनने के लिए बेताब है, लेकिन वो प्राची थी। कहने लगी, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हें माफ़ ही नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी ऐसी कोई डिमांड पूरी करने वाली नहीं हूँ। वो खुद को मुझसे छुड़वाने लगी। इससे पहले वो अपना इरादा बदल लेती, मैंने हार मान ली। लेकिन अपनी मोहब्बत के इजहार में मैंने कंजूसी नहीं की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसको भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी थी। वो मेरे बिना अब एक पल नहीं रहती थी। अब हमारे 2 बच्चे हैं और हम बहुत खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।